नलो और आज की इस स्पेशल रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का संपूर्ण रिवीजन। जी सर, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। ये टॉपिक कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना कि यहाँ हम स्ट्रिक्टली सोर्स मटेरियल और पीडीएफ के बेसिस पर ही पढ़ाई करेंगे। जी सर, मैं एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करूंगी। चलो सबसे पहली स्लाइड देखते हैं। जी। देखो, इस स्लाइड पर एक ओपन बायोलॉजी की बुक दिख रही है और उसके ठीक ऊपर ग्लोइंग ब्लू कलर में 3D लंग्स यानी फेफड़े दिख रहे हैं जो डेटा और कनेक्शन से घिरे हुए हैं। हाँ, ये तो काफी हाईटेक विजुअल लग रहा है सर। बिल्कुल। तो पीडीएफ के एग्जैक्ट पॉइंट्स के हिसाब से मानव शरीर का मुख्य श्वसन अंग यानी मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन फेफड़े हैं अच्छा। और इनका कुल वजन टोटल 1000 ग्राम होता है। इस सिस्टम का मुख्य लक्ष्य हमारी कोशिकाओं को सेल्स को ऊर्जा प्रदान करना है। सर, ये श्वसन तंत्र सेल्स को किस प्रकार की ऊर्जा प्रदान करता है? देखो, स्लाइड के अनुसार ये कोशिकाओं को केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा प्रदान करता है। ओके, गॉट इट। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ एग्जाम इंटरफेस में 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल है कि मानव शरीर का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी फेफड़े हैं। राइट। और दूसरा सवाल है कि फेफड़ों का कुल वजन कितना होता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1000 ग्राम है। दोनों पॉइंट्स एग्जाम के लिए डायरेक्ट मार्क्स हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। यहाँ विजुअल में ह्यूमन हेड का एक ग्लोइंग ब्लू 3D प्रोफाइल दिख रहा है। इसमें नासिका मार्ग यानी नेजल कैविटी और थ्रोट पैसेज को हाईलाइट किया गया है, जहां से हवा अंदर जा रही है। माँ, हवा का रास्ता क्लियर दिख रहा है इसमें। सही कहा। तो पहला हिस्सा नासिका मार्ग है। यहाँ नाक के बाल या नोज हेयर होते हैं जो धूल कणों को फिल्टर करते हैं। ओके। दूसरा पॉइंट है यहाँ म्यूकस होता है। ये प्रतिदिन 0.5 लीटर स्रावित यानी सिक्रीट होता है। वेट, सच में? आधा लीटर? हाँ, और ये बैक्टीरिया के लिए एक नेचुरल बैरियर का काम करता है। इसके बाद ग्रासनी आती है, जिसे फेरिंग्स कहते हैं। ये ग्रासनी एग्जैक्टली क्या करती है? ये पाचन और श्वसन, डाइजेशन और रेस्पिरेशन दोनों तंत्रों का कॉमन जंक्शन है, जहां से भोजन और वायु दोनों गुजरते हैं। सर, एक डाउट है। नाक में जो म्यूकस निकलता है उसकी डेली मात्रा कितनी होती है और उसका मुख्य काम क्या है? टेक्स्ट के अकॉर्डिंग डेली 0.5 लीटर म्यूकस निकलता है और ये बैक्टीरिया के लिए एक प्राकृतिक नेचुरल बैरियर का काम करता है। समझ गई। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें पहला सवाल है कि वायु को फिल्टर करने का मुख्य कार्य कौन करता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नाक के बाल हैं। जी, और दूसरा सवाल? दूसरा सवाल पूछा गया है कि पाचन और श्वसन तंत्र का कॉमन हिस्सा कौन सा है। सही उत्तर ऑप्शन ए ग्रसनी है। एग्जाम में कॉमन जंक्शन पर सवाल जरूर आता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। इस विजुअल में ह्यूमन प्रोफाइल का ग्लोइंग एक्सरे जैसा व्यू है। हाँ, गले में कुछ चमक रहा है सर। राइट। गले में एक गोल्डन ग्लोइंग गियर जैसा सर्कल है जो एपिग्लॉटिस को दिखा रहा है और दूसरी तरफ साउंड वेव्स के बीच लैरिंक्स का 3D स्ट्रक्चर है। तो एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या होता है यहाँ? एपिग्लॉटिस को द सेफ्टी वाल्व कहते हैं। इसका कार्य भोजन निगलते समय श्वास नाली को बंद करना है ताकि खाना फेफड़ों में ना जाए। ओह अच्छा। और इसे सीधा मस्तिष्क यानी ब्रेन द्वारा निर्देशित किया जाता है। फिर आता है स्वर यंत्र, जिसे लैरिंक्स या एडम्स एप्पल कहते हैं। ये तो आवाज के लिए होता है ना? हाँ, पुरुषों में वोकल कॉर्ड 20 लंबी होती है, जिससे आवाज भारी होती है, जबकि महिलाओं में ये 15 लंबी होती है, जिससे आवाज पतली होती है। सर, पुरुषों और महिलाओं की आवाज अलग होने का एग्जैक्टली क्या कारण स्लाइड में दिया है? इसमें सिर्फ वोकल कॉर्ड की लंबाई का फर्क दिया है। पुरुषों में ये 20 होती है और महिलाओं में 15 इसीलिए आवाज भारी और पतली होती है। ओके, गॉट इट। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इस अलर्ट में 2 सवाल हैं। पहला कि भोजन निगलते समय श्वास मार्ग को कौन बंद करता है। आंसर है ऑप्शन सी एपिग्लोटिस। जी, और दूसरा? दूसरा है कि पुरुषों में वोकल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है। इसका आंसर है ऑप्शन सी 20 चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। यानी ट्रेकिया ऑरेंज है और उसमें से बहुत सारी शाखाएं निकल रही हैं। पेड़ की जड़ों जैसा ही लग रहा है ये। हाँ, बिल्कुल। तो ये श्वास नली यानी ट्रेकिया की संरचना है। इसमें 16 से 20 कार्टिलेज यानी नरम हड्डी के पारदर्शी छल्ले होते हैं। पारदर्शी छल्ले? हाँ। ट्रांसपेरेंट रिंग्स? हाँ, इनका कार्य नाली को आपस में चिपकने और सिकुड़ने से रोकना है। अच्छा, उसके बाद हवा कहाँ जाती है?
इसके बाद द ब्रांचिंग सिस्टम यानी विभाजन होता है। प्रथम विभाजन को ब्रोंकी कहते हैं, जो दाएं और बाएं फेफड़े में प्रवेश करते हैं। ओके, और फिर द्वितीयक विभाजन होता है, जिन्हें ब्रोंकियल्स कहते हैं। ये फेफड़ों के अंदर जड़ों की तरह फैली बारीक शाखाएं हैं। सर मेरा एक डाउट है, ये जो 16 से 20 छल्ले ट्रैकिया पर होते हैं, इनका मेन काम क्या बताया गया है? इनका एक ही मेन कार्य बताया गया है कि श्वास नली को आपस में चिपकने और सिकुड़ने से रोकना। ठीक है सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम अलर्ट में पूछा गया है, पहला सवाल, श्वास नली पर पाए जाने वाले छल्ले किसके बने होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कार्टिलेज। जी। और दूसरा सवाल है कि श्वास नली की छोटी शाखाओं को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रोंकियोल्स। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। इस स्लाइड पर एक हाईली डिटेल्ड 3D स्ट्रक्चर है। ये अंगूर के गुच्छे यानी ग्रेप क्लस्टर्स जैसा दिख रहा है, जो नीले रंग से ग्लो कर रहा है। और उसके ऊपर कुछ लाल और नीले रंग का जाल भी है सर। हाँ, ये लाल और नीले रंग की ब्लड वेसल्स का जाल है। इस स्ट्रक्चर को वायु पीका कहते हैं, यानी एल्वियोली, जो गैस एक्सचेंज हब है। तो ये कहाँ पर होती है? अब एक आदान प्रदान करना है, एक्चुअल एक्सचेंज करना। गॉट इट। और इस एक्सचेंज के लिए ही इनके ऊपर रक्त कोशिकाओं यानी ब्लड वेसल्स का अत्यधिक सघन जाल होता है। सर गैसों का जो असली आदान प्रदान है, क्या वो श्वास नली में कहीं और नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्लाइड स्पेसिफिकली कहती है कि गैसों का वास्तविक आदान प्रदान यहीं यानी एल्वियोली में ही होता है। ओके, क्लियर है। सर इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें पहला सवाल है, श्वास नली का अंतिम भाग क्या कहलाता है? सही उत्तर स्लाइड के मुताबिक ऑप्शन बी, ब्रोंकियोल्स है। जी। और दूसरा सवाल है, फेफड़ों में गैसों का वास्तविक आदान प्रदान कहाँ होता है? सही उत्तर ऑप्शन सी, वायु पीका यानी एल्वियोली है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। जी सर। यहाँ दो बड़े ग्लोइंग लंग्स दिख रहे हैं और बाएं यानी लेफ्ट लंग के पास एक लाल रंग का हार्ट दिख रहा है। हाँ, एक बीकर का विजुअल भी है जिस पर 5800 मिलीलीटर लिखा है। सही पकड़ा। तो पॉइंट्स पर आते हैं। लंग्स के चारों ओर एक सुरक्षा आवरण होता है जिसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह। और इनकी कुल क्षमता यानी टोटल कैपेसिटी 5800 मिलीलीटर गैस होती है। अच्छा, और दोनों लंग्स के आकार में क्या फर्क होता है? फेफड़े दो हिस्सों में है। दायां फेफड़ा आकार में बड़ा होता है और इसमें 3 पालियां या लोब्स होती हैं। और बायां वाला? बायां फेफड़ा आकार में छोटा होता है क्योंकि वहां हृदय यानी हार्ट स्थित होता है, इसीलिए इसमें केवल 2 पालियां ही होती हैं। सर मेरा डाउट था, बायां फेफड़ा राइट वाले से छोटा क्यों होता है? देखो स्लाइड में क्लियरली लिखा है कि बायां फेफड़ा हृदय स्थित होने के कारण आकार में छोटा होता है। जी सर। सर इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इस अलर्ट में पहला सवाल पूछता है कि बायां फेफड़ा आकार में छोटा क्यों होता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, हृदय। राइट। और दूसरा सवाल है कि फेफड़ों को सुरक्षित रखने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्लूरा मेम्ब्रेन। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। इस विजुअल में एक ह्यूमन टोर्सो का एक्सरे दिख रहा है। फेफड़ों के ठीक नीचे एक ब्राइट ऑरेंज ग्लोइंग पैराशूट जैसा मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जिस पर आरोज नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, वही ना? हाँ बिल्कुल। इस स्ट्रक्चर को डायाफ्राम कहते हैं। ये थर्म मैकेनिकल पंप का काम करता है। ओके, तो इसका मेन काम सांस लेने में होता है। हाँ, ये फेफड़ों के ठीक नीचे स्थित एक मजबूत मांसपेशियां संरचना है। जब हम अंतर्श्वासन करते हैं, यानी सांस अंदर खींचते हैं, तो डायफ्राम नीचे आता है। फिर क्या होता है उसके नीचे आने से? नीचे आकर ये पूरी तरह चपटा यानी फ्लैट हो जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि छाती का आयतन बढ़ता है। अच्छा, चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ जाता है। राइट। और उस वैक्यूम प्रभाव से हवा फेफड़ों में भर जाती है। सर जब हम हवा अंदर खींचने हैं, तो डायफ्राम की शेप कैसी हो जाती है? स्लाइड में लिखा है कि सांस अंदर खींचने पर डायाफ्राम नीचे आकर पूरी तरह चपटा यानी फ्लैट हो जाता है। समझ आ गया। सर इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम अलर्ट का पहला सवाल है कि फेफड़ों में वायु भरने का मुख्य कारण क्या है। इसका डायरेक्ट आंसर स्लाइड से है, ऑप्शन बी, डायाफ्राम का नीचे आना। जी। और सेकंड क्वेश्चन? दूसरा सवाल है, वायु ग्रहण करते समय डायाफ्राम का आकार कैसा हो जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, चपटा यानी फ्लैट।
चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। यहाँ एक फ्यूचरिस्टिक डेटा डैशबोर्ड दिख रहा है। इसमें सर्कुलर लोडिंग बार्स के साथ इनपुट और आउटपुट परसेंटेज डेटा लिखा हुआ है। ये डेटा नंबर्स एसेंशियली क्या बता रहे हैं? ये गैसों का संतुलन बता रहे हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन यानी N2, ये 78% अंदर आती है और 78% ही बाहर जाती है। मतलब ये पूरी तरह अनचेंज्ड रहती है। बिल्कुल अपरिवर्तित रहती है। फिर ऑक्सीजन यानी O2 21% अंदर आती है और बाहर निकलते समय 16 से 17% रह जाती है, यानी घटती है। अच्छा, और कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर्स क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 0.03% अंदर आती है और बाहर आते समय 4% हो जाती है, यानी बढ़ती है। वाओ, ये तो बहुत बढ़ गई। हाँ, इसके अलावा जलवाष्प यानी वाटर वेपर की बात करें तो उच्छ्वासन या सांस छोड़ने के दौरान प्रतिदिन लगभग 400 ml पानी शरीर से बाहर निकलता है। सर, मेरा डाउट है, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कौन सी गैस की मात्रा परसेंटेज में बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आते वक्त ये सिर्फ 0.03% होती है, पर बाहर आते वक्त ये बढ़कर 4% हो जाती है। गॉट इट। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, पहला सवाल है अंतःश्वासन में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है? आंसर है ऑप्शन सी 21%। जी। दूसरे सवाल में पूछा गया है कि सांस छोड़ते समय CO2 की मात्रा कितनी हो जाती है? सही उत्तर ऑप्शन सी 4% है। एग्जाम में एग्जैक्ट परसेंटेज याद रखना जरूरी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। स्लाइड के एक तरफ एक लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल है, जिसके सेंटर में O2 का एटम ग्लो कर रहा है। और दूसरी तरफ एक पाई चार्ट जैसा कुछ दिखाया गया है सर। हाँ, वो चार्ट CO2 का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। तो पॉइंट्स देखते हैं। O2 का परिवहन मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। ओके, हीमोग्लोबिन का मेन रोल है ट्रांसपोर्ट में। राइट। और एक खतरे का तथ्य यह है कि हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में रक्त की O2 परिवहन क्षमता केवल 2% रह जाती है। बाप रे, सिर्फ 2%? हाँ, दूसरी तरफ CO2 का परिवहन 3 तरीकों से होता है। सर्वाधिक 70% बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, और बाकी का कैसे होता है? 10 से 20% हीमोग्लोबिन द्वारा और 7% प्लाज्मा द्वारा होता है। सर, अगर रक्त में हीमोग्लोबिन ना हो तो क्या O2 बिल्कुल भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, ऐसा नहीं है। स्लाइड बताती है कि हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में क्षमता गिरकर केवल 2% रह जाती है। ओके, क्लियर हो गया। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें पहला MCQ है कि हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में रुधिर कितने % O2 ले जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 2%। जी, और दूसरा सवाल? दूसरा सवाल है कि CO2 का सर्वाधिक परिवहन किस रूप में होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी बाइकार्बोनेट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। यहाँ स्क्रीन 2 हिस्सों में बटी है। लेफ्ट साइड डार्क रेड है जो एनारोबिक यानी बिना O2 दिखा रहा है, और राइट साइड एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो ब्राइट लाइट के साथ गोल्ड कलर में चमक रहा है एरोबिक के लिए। एकदम सही। तो पहले अनॉक्सी श्वसन या एनारोबिक की बात करते हैं, जो बिना O2 के होता है। ये कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होता है। अच्छा, इस प्रोसेस का कोई स्पेसिफिक नाम है? हाँ, इसकी प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाती है, जिसमें केवल 2 ATP ऊर्जा बनती है। इसका बॉडी पर क्या नेगेटिव असर होता है? इसका परिणाम यह है कि मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बनता है, जो थकान का मुख्य कारण है। ओह, और राइट साइड वाला एरोबिक श्वसन? वही ऑक्सी श्वसन यानी एरोबिक, जो O2 की उपस्थिति में होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसकी प्रक्रिया क्रेब्स साइकिल कहलाती है, जिसमें अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। सर, हमें जो मसल्स में थकान महसूस होती है उसका एग्जैक्ट बायोलॉजिकल कारण क्या बताया गया है इसमें? एनारोबिक श्वास के कारण मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बनता है और यही लैक्टिक एसिड थकान का मुख्य कारण है। पूरा मैकेनिज्म समझ आ गया सर। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसका पहला सवाल है मांसपेशियों में थकान का मुख्य कारण कौन सा अम्ल यानी एसिड है? आंसर है ऑप्शन सी लैक्टिक। जी। और दूसरा सवाल ऑक्सी श्वासन शरीर के किस हिस्से में पूरा होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। विजुअल में एक ग्लोइंग गोल्डन मॉलिक्यूल ATP लिखा हुआ चमक रहा है और नीचे एक ह्यूमन ब्रेन है जिसमें मेडुला ओब्लोंगाटा ऑरेंज रंग से हाईलाइट हो रहा है। तो ATP ऊर्जा के बारे में है ये? हाँ, ऊर्जा की करेंसी ATP है। एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण
यानी फुल ऑक्सीडेशन से 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। इन 38 एटीपी का ब्रेकडाउन क्या है? इसकी कैलकुलेशन ऐसी है, 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस से और 36 एटीपी क्रेब साइकिल से। इसके बाद दूसरा पॉइंट है सिस्टम कंट्रोलर। ये बॉडी में कहाँ होता है? इसका नियंत्रक केंद्र मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लोंगेटा है। वही श्वासन दर को कंट्रोल करता है। श्वासन दर मतलब हमारी ब्रीदिंग रेट। हाँ, वयस्क यानी अडल्ट में ये 12 से 16 बार प्रति मिनट होती है और नवजात शिशु में 30 से 40 बार प्रति मिनट होती है। और नॉर्मल हवा कितनी लेते हैं हम एक बार में? विश्राम अवस्था में टाइडल वॉल्यूम 0.5 लीटर हवा होती है। सर, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टोटल 38 एटीपी कैसे कैलकुलेट होते हैं? स्लाइड में क्लियर कैलकुलेशन दिया है। 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस से और 36 एटीपी क्रेब साइकिल से मिलकर टोटल 38 एटीपी बनाते हैं। ओके। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? अलर्ट में पहला सवाल पूछा गया है, एक ग्लूकोज अणु से कुल कितने एटीपी बनते हैं? जवाब है ऑप्शन सी 38। जी। और दूसरा सवाल है, हमारे श्वासन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? इसका उत्तर ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगेटा है। चलो अब अपनी आखिरी स्लाइड देखते हैं। जी सर। यहाँ 3 पैनल्स दिखाए गए हैं जिनमें बीमार या डिजीज्ड फेफड़े हैं। पहला एम्फाइसीमा, दूसरा सिलिकोसिस जो धूल भरा है, और तीसरा एस्थमा जिसमें साउंड वेव्स दिख रही हैं। ये सारी श्वासन संबंधी बीमारियां हैं ना? हाँ, श्वासन संबंधी प्रमुख रोग हैं। पहला एम्फाइसीमा, जिसका कारण अत्यधिक धूम्रपान या हेवी स्मोकिंग है। इसमें वायु पिकाएं या एल्वियोली नष्ट हो जाती हैं। और दूसरा रोग? दूसरा सिलिकोसिस है, जिसका कारण पत्थर का दानों या कारखानों में उड़ने वाली धूल है। यह श्रमिकों का मुख्य व्यावसायिक रोग है। और एस्थमा के बारे में क्या पॉइंट दिया है? तीसरा एस्थमा है, जिसके लक्षण में फेफड़ों की नलियां सिकुड़ जाती हैं और सांस लेते समय सीटी यानी विसल जैसी आवाज आती है। सर, स्टोन माइंस में काम करने वाले वर्कर्स को मुख्य रूप से कौन सी बीमारी होती है? स्लाइड के अनुसार पत्थर खदानों में उड़ने वाली धूल की वजह से उन्हें सिलिकोसिस नामक रोग होता है। गॉट इट सर। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? लास्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला है, पत्थर खदानों में काम करने वाले श्रमिकों को कौन सा रोग होता है? उत्तर है ऑप्शन ए सिलिकोसिस। जी। दूसरा सवाल है कि सांस लेते समय सीटी की आवाज आना किस बीमारी की पहचान है? इसका जवाब है ऑप्शन बी अस्थमा। तो आज की क्लास को रैप अप करते हैं एक थॉट के साथ। सोचो, अगर एम्फिसमा की वजह से एक हैवी स्मोकर की एल्वियोली नष्ट हो जाएं और उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए। उससे तो एनर्जी पर बहुत असर पड़ेगा। बिल्कुल, जो नॉर्मल 38 एटीपी एनर्जी एक ग्लूकोज से बनती है, उस प्रोसेस का शरीर में क्या हाल होगा? लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा। हाँ सर, इसका मतलब है हर एक पार्ट का परफेक्टली अलाइंड होना बहुत जरूरी है। सही कहा। इसलिए श्वसन तंत्र के हर एक हिस्से का ठीक से काम करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल सर, आज का रिवीजन सच में बहुत हेल्पफुल था। मुझे भी यही उम्मीद थी। आज के सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आगे